मत देखो मेरी तरफ। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं जय वर्मा एटा एडवांस क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप और आपका परिवार कुशल मंगल होगा। ठीक है, तो आज हम अपना जो लेक्चर है, जो यूपी स्पेशल का विशेष करंट का जो सीरीज चल रहा है, कुछ तो खास है, तो उसी कुछ खास में कुछ खास लेकर आए हैं। ठीक है, और इस वीडियो को भी आपको इस वीडियो के माध्यम से जो यूपी के जुलाई माह के कुछ विशेष बिंदु हैं उन पर चर्चा करेंगे। ठीक, और हर बार की तरह, हर वीडियो की तरह मैं आपसे कहूँगा कि वीडियो देखने मात्र से आपका काम नहीं बनने वाला है। इसमें आपको नोट्स बनाना होगा और नोट्स बनाकर इसे रिवीजन करना है। ये वीडियो है यूपी पीसीएस, आरओ या यूपी के किसी भी एग्जाम में जो करंट पूछा जाता है उससे संबंधित होगा। ठीक है, उसी से संबंधित कुछ पॉइंट होंगे। तो लास्ट हमने जो करंट देखा था वो उसमें 10 बिंदुओं को देखा था। ठीक है, और यूपी से संबंधित थे। आज भी हम कुछ 10-12 बिंदुओं पर ही बात करेंगे। ठीक, देखते हैं हम पहले क्या है। देखो, आज हम अगर बात करें तो वो देखिए, देखो पहला आज हमारा जो बिंदु है वाटर मेट्रो सेवा। ठीक है, वाटर मेट्रो सेवा, ये वाटर मेट्रो सेवा कार्यक्रम है वो अभी अपनी वाराणसी में आरंभ किया गया है। और ये जो आरंभ किया गया है वो वाटर मेट्रो कोच्चि, जो केरल का कोच्चि वाटर मेट्रो है, उसकी तर्ज पर इसको यूपी में आरंभ किया गया है। देखो, वाटर मेट्रो से मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि पानी के अंदर ट्रेनें चलाई जाएंगी, नहीं। कुछ जो इलेक्ट्रिक नौकाएं हैं उनको हमने नाम दे दिया गया है वाटर मेट्रो। ठीक है, तो देखो ये इसका मेन उद्देश्य क्या है, जब वाटर से संबंधित है तो कहीं ना कहीं परिवहन को, जो जलीय परिवहन है उसको बढ़ावा देने के लिए चलाई गई होंगी। ठीक है, तो जो अभी वाटर मेट्रो जो सेवा या कार्यक्रम है वो कहाँ पे आरंभ की गई है, अपनी यूपी के वाराणसी में आरंभ की गई है। और किसकी तर्ज पर, कोच्चि वाटर मेट्रो की तर्ज पर। अभी देखो पैट में एक क्वेश्चन पूछा गया था 2022-23 वाले में, लास्ट में वो था कि देश का पहला वाटर मेट्रो कहाँ पे बना है, वो कोलकाता उसका आंसर रहा था। ठीक है, और था, है भी। ठीक, तो अब देखते हैं हमने कहा वाटर मेट्रो पार्क है, वो सेवा कार्यक्रम है, वो कहाँ पे स्टार्ट किया गया, अपने वाराणसी में आरंभ किया गया है। ठीक, और किसकी तर्ज पर, देश में पहले कहाँ चल रहा है, ये कोच्चि में चल रहा है। ठीक है, कहाँ चल रहा है, कोच्चि में चल रहा है। अब अगर हम बात करें किसकी, वाराणसी से जुड़े हुए कुछ यूपी स्पेशल के विशेष बिंदुओं की, तो इसमें हम देखते हैं कि सबसे पहले हम देखते हैं वाराणसी है वो गंगा नदी के बाईं तट पर बसा हुआ है। ठीक है, गंगा नदी के बाईं तट पर बसा हुआ है। और ये वही स्थान है जहाँ बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। इस सारनाथ को हरिणवन, मृतदाव या सारनाथ के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसके अलावा वाराणसी में जैसे हमारा जो केंद्रीय सब्जी अनुसंधान केंद्र है, ठीक है, केंद्रीय सब्जी अनुसंधान केंद्र, वो भी वाराणसी में है। और हैंडलूम संस्थान है, ठीक है, जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम अनुसंधान संस्थान है। हैंडलूम से मतलब है जो हथकरघा उद्योग है, हाथ से बनाए जाने वाले कपड़े, कढ़ाई बुनाई वाला कार्य भी, वो कहाँ पे है, वाराणसी में। तो ये 4 बिंदु हमारे, देखो करंट वाला तथ्य तो आपका केवल ये रह गया, वाटर मेट्रो। ठीक है, वाटर मेट्रो का सेवा या कार्यक्रम कहाँ पे आरंभ हुआ है, वाराणसी में हुआ है, किसी तर्ज पर हुआ है, कोच्चि की तर्ज पर हुआ है। और अब जो हमारा स्टैटिक पोर्शन है वो आपके वाराणसी को लेकर वो 4 बिंदु हैं। देखो, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी, मतलब जो भारत का हथकरघा उद्योग अनुसंधान केंद्र है, वो भी कहाँ पे, वाराणसी में है। और अगला यूपी में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च सेंटर, ये भी हमारा कहाँ पे है, वेजिटेबल्स का मतलब अगर वो आपको भाजी लिख दे या सब्जी लिख दे तब भी बात एक ही है कि सब्जी से संबंधित जो रिसर्च केंद्र है वो भी हमारा वाराणसी में है। देखो, एग्रो पार्क, एग्रो पार्क का मतलब है कृषि से संबंधित पार्क, मतलब कृषि से संबंधित जो रिसर्च कार्य करते हैं
उसे हमने पार्क नाम दिया है। ये एक तो बाराबंकी में, लेकिन बाराबंकी के अलावा हमारा वाराणसी में भी है। ठीक है, अब भाई अभी मैंने बताया था भगवान बुद्ध द्वारा जो अपना प्रथम उपदेश दिया गया था वो कहाँ दिया गया है? सारनाथ। सारनाथ, और वो भी कहाँ पड़ता है? वाराणसी में। इसे हमने हरिण वन भी कहते हैं और मृतदाव भी कहते हैं, ऋषि पत्तनम भी इसी को कहते हैं। तो इन सब का संबंध कहाँ से है? इन सब का संबंध वाराणसी से ही है। ठीक है, वाराणसी से ही है, वाराणसी से ही है। तो ये बिंदु आपको लिखना है और याद करना है। अगली अगर हम बात करें वो देखिए, अगला हमारा क्या? अन्नपूर्णा मॉडल। देखो ये अन्नपूर्णा मॉडल कुछ नहीं है, बस ये जो खाद्यान्न आपूर्ति करने वाली दुकानें हैं ना राशन की, वो दुकानें हैं, उनका अपना एक मॉडल है, वो किस तरह से इसका संचालन करते हैं। तो कहने से तात्पर्य ये है कि अन्नपूर्णा मॉडल उस कार्यक्रम को कहा जाता है जहां आम व्यक्ति की पहुंच आसानी से हो सके और जो व्यक्ति को जरूरत है और वो जरूरत आसानी से अपनी पूर्ति की जा सके। ठीक है, ऐसे मॉडलों को हम क्या नाम दिया है? अन्नपूर्णा मॉडल। अब ये यूपी में बरेली में आरंभ है। ठीक है, सबसे बेस्ट तरीके से जो अन्नपूर्णा मॉडल अपनाया जा रहा है वो बरेली में अपनाया जा रहा है। और बरेली की तर्ज पर जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं अब कह रहे हैं कि देखो कुछ दुकानें अच्छी होती हैं, वो गली कूचों में अंदर बना दी जाती हैं जहां तक आम व्यक्ति या कोई हर व्यक्ति नहीं पहुंच पाता है। तो उन दुकानों को, उन खाद्यान्न दुकानों को एक ऐसे जगह पर स्थापित करवाना जहां हर व्यक्ति की पहुंच हो सके आसानी से। तो उन्हीं दुकानों को हमने अन्नपूर्णा नाम दिया और ये यूपी में बरेली में सबसे ज्यादा प्रचलन में है। और इसी बरेली के तर्ज पर मोदी जी संपूर्ण भारत में इन अन्नपूर्णा कार्यक्रम को आरंभ करना चाहते हैं। अब हम बरेली की बात करें तो बरेली से संबंधित कुछ हमारे तथ्य हैं, जैसे भारत यूपी का सबसे बड़ा जो मेगा फूड पार्क है, सबसे बड़ा मेगा फूड पार्क है वो बरेली के बहेड़ी में है। बहेड़ी एक जगह है, वहां पे है। अब बरेली से संबंधित जो तथ्य आया है, जैसे उर्वरक कारखाना, यूरिया का जो उर्वरक कारखाना है, ठीक है, इफको वो कहाँ पे है? हमारा आमला में है। ठीक है, और एक और है यहाँ पे बरेली से संबंधित तथ्य, जो कृत्रिम रबर कारखाना है मोदी नगर में। बरेली का देखो मेगा फूड बहेड़ी में, इफको कारखाना आमला में, और जो कृत्रिम रबर कारखाना है वो हमारा मोदी नगर में है, इसको भी याद रखना। अब कुछ यहाँ पे छोटे कुटीर उद्योगों का भी कार्य होता है बरेली में, जैसे दियसलाई का बनाना। दियसलाई मतलब समझ रहे हैं ना, माचिस को कहते हैं दियसलाई। ठीक, और बांस का काम होता है। तो बांस का काम होता है तो देखा होगा अपने बाबा जी एक बेंत पकड़ के चलते हैं, तो वो बेंत का काम भी कहाँ पे होता है? बरेली में ही होता है। तो ये बरेली से संबंधित हमने पूरा अन्नपूर्णा मॉडल क्या है, क्या उसको समझ लिया। तो देखो एक बार इस अन्नपूर्णा मॉडल को देखो, ये अन्नपूर्णा मॉडल। ठीक है, ये अन्नपूर्णा मॉडल मैंने बताया ऐसी राशन की दुकानें जिन तक आम जन की पहुंच आसान होती है, उन्हीं दुकानों को हम अन्नपूर्णा मॉडल नाम देते हैं। ठीक है, अब ये प्रचलित कहाँ है? यूपी में, बरेली में प्रचलित है। अब इसी की तर्ज पर क्या हुआ है, देश भर में इसे लागू करने की बात हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी ने कही। ठीक है, देश भर में इसको चलने की बात कही है। अब मैंने बताया था 4 तथ्य हमारे, एक तो मेगा फूड पार्क पिछले लास्ट वीडियो में हम करा चुके हैं। ठीक है, वो बहेड़ी बरेली में, मेगा फूड पार्क बहेड़ी बरेली में। ठीक है, तो देखो यूरिया उर्वरक कारखाना ये हमारा कहाँ पे? आमला में, अभी बताया हमने। कृत्रिम रबर कारखाना ये मोदी नगर, बरेली में ही एक जगह है मोदी नगर वहां पे है। ठीक है, बांस और दियसलाई का कार्य भी कहाँ पे होता है? बरेली में। ये सारे तथ्य कहाँ से संबंधित हैं? बरेली से। ठीक है, तो ये दो हमारी क्या हो गई, दो करंट की जो चर्चाएं थी उन पे हमने चर्चा कर ली। अगला देखते हैं हम, अगला हमारा क्या है? देखो नट्टी विलेज और डिजी स्वास्थ्य, ये क्या है इसको समझ। देखो ये नट्टी विलेज और डिजी स्वास्थ्य, नट्टी विलेज डिजी स्वास्थ्य दो यूपी के ऐसे स्टार्टअप हैं जिनको अभी हाल ही में जो भारत का कोलैब नेशनल इंस्टीट्यूट डायलॉग
है, जो एक संस्था है, वो संस्था अपनी रिपोर्ट जारी करती है, कोलैब नेशनल इंस्टीट्यूट डायलॉग, ठीक है। वो संस्था अपनी एक रिपोर्ट जारी करती है और देखती है कि देश भर में कौन से स्टार्टअप सबसे अच्छे चल रहे हैं। तो इस संस्था ने क्या किया है, कोलैब नाम की संस्था ने देश भर में 9 राज्यों में 12 स्टार्टअपों को लिया है, जिसमें से यूपी के अपने 2 स्टार्टअप शामिल। आप सोचो स्टार्टअप क्या होते हैं। स्टार्टअप वो होता है कि किसी उद्योग के लिए आपको अगर 5 वर्षों का लाइसेंस मिल गया है, ठीक है, 5 वर्षों से कम समय के लिए जिस उद्योग के लिए लाइसेंस दिया जाता है उसे हम स्टार्टअप कहते हैं। इसकी जो राशि होती है आपके, वो होती है 1 साल में 1 करोड़ रुपए, ठीक है, 1 साल, उसे हम स्टार्टअप कहते हैं। स्टार्टअप से मतलब यही है कि ऐसा उद्योग जिसे 5 वर्षों से कम समय के लिए लाइसेंस दिया जाता है सरकार द्वारा, ठीक। अब देखो स्टार्टअप, यहाँ पे अपने 2 स्टार्टअप, एक तो नट्टी विलेज है। नट्टी विलेज मतलब किसी ने ये उद्योग लगाया है, नट्टी मतलब मूंगफली में, ठीक है, मूंगफली में कुछ अपने कौशल विकास से या अपनी इनोवेशन या तकनीकी के माध्यम से मूंगफली से खाद्यान्न बनाए हैं। दूसरा डिजी स्वास्थ्य। डिजी स्वास्थ्य ये वाला जो स्टार्टअप है वो पर्यावरण में, ठीक है, पर्यावरण में सुधार से संबंधित। नट्टी का मतलब है मूंगफली में कुछ तकनीकी का प्रयोग करके उसके खाद्यान्न को बनाना या उसके कुछ सामग्री को बनाना, खाने वाली सामग्री बनाना। दूसरा पर्यावरण से संबंधित, ठीक है। जो डिजी स्वास्थ्य, दोनों स्टार्टअपों को याद रखिए, नट्टी विलेज, डिजी, ये 2 यूपी के हैं। मैंने अभी बताया था कि कौन ये स्टार्टअप हैं, ठीक है। अब कौन सी संस्था ने इनको नामित किया है, यूथ कोलैब नेशनल इनोवेशन डायलॉग इंडिया, ये संस्था का नाम है। इसका 5वां संस्करण है। कौन से नंबर का संस्करण है भैया, ये 5वें नंबर का 5वां संस्करण है। उस संस्करण में 2, एक तो नट्टी विलेज और डिजी स्वास्थ्य अपने यूपी के स्टार्टअप उनको शामिल किया गया। और पूरे देश में भारत की बात करें तो कुल स्टार्टअप कितने हैं, 12 हैं। और ये कितने राज्यों के हैं, 9 राज्यों। हमें किसी से कोई मतलब नहीं है, हमें किससे मतलब है, हमें अपने नट्टी विलेज और डिजी स्वास्थ्य से मतलब है। इन्हीं को अभी क्या किया गया है, इस संस्था लैब नेशनल इनोवेशन डायलॉग संस्था द्वारा पुरस्कृत किया गया है या नामित किया गया है, ठीक है। अब बात कर रहे हैं, अगर अवार्डों की बात करें तो यूपी का जो सर्वोच्च सम्मान है वो यश भारती है, जो हमारे मुलायम सिंह यादव जी ने अपने 1994 के कार्यकाल में इसको आरंभ कराया था। ये साहित्य, समाज, कला के क्षेत्र में कार्य करने वाले व्यक्तियों को दिया जाता था, ठीक। तो 1994 में पहली बार दिया गया, मुलायम सिंह जी द्वारा इसे स्टार्ट किया गया था 1994, लेकिन 2016 में ये दिए गए हैं। उसके बाद से अभी वितरित नहीं किए गए। ऐसा बताया जा रहा है कि योगी जी ने जब से आए हैं तब से वो कह रहे हैं कि अब यश भारती का नाम कुछ संस्कृत अवार्ड के नाम से करना चाह रहे हैं, मतलब ये बंद करने की बात चल रही है। लेकिन प्रेजेंट में अभी है वो यश भारती ही है हमारे यूपी का, ठीक है। तो ये इसकी राशि कितनी रहती है अभी प्रेजेंट में, उस समय राशि कम थी जब मुलायम सिंह जी ने चलाया था 1994, तब राशि कम थी। मतलब देखो 1994 में पहली बार दिया गया था। यश भारती सर्वोच्च सम्मान है, उस समय उसकी राशि कम थी, लेकिन वर्तमान में इसकी राशि कितनी है, 11 लाख रुपए है, ठीक है। इसमें राशि रुपए कितने दिए जाते हैं, 11 लाख। अब किसी एक व्यक्ति को नहीं दिया जाता है। यश भारती काफी लोग कला में हैं, साहित्य में हैं, खेल में, वो सॉरी खेल में नहीं, और भी कुछ काम है अपने, उनमें, खेल में नहीं है, ठीक है। अगला यूपी का सर्वोच्च खेल सम्मान, ठीक है, सर्वोच्च खेल सम्मान, वो तो हमारा सर्वोच्च सम्मान था। अब लेकिन खेल सम्मान सर्वोच्च की बात करें तो 2 हैं। लड़कियों के लिए रानी लक्ष्मीबाई सम्मान है और लड़कों के लिए लक्ष्मण है। अब जो रानी लक्ष्मीबाई और लक्ष्मण सम्मान दिया जाता है वो लगातार 3 सालों तक जिस खिलाड़ी ने किसी भी खेल में अच्छा प्रदर्शन किया है उसके लिए दिया जाता है। तो आपको जैसा मैंने लिखा है वैसे ही लिख के और मेरे द्वारा समझ के बड़े अच्छे से तैयार करना, केवल बिंदुवार तैयार करना है। इससे इजी मैं तो नहीं मानता कि शायद कोई और लिखा पाए या पढ़ा पाए, ठीक है। और फिर कोशिश हर कोई करता है, तो मैंने भी एक कोशिश की है, ठीक। तो अब इसकी राशि पहली बार कब दिया गया, ये 1972 में दिया गया पहली बार। और इसकी राशि कितनी है, इसमें राशि दी जाती है 3,11,000 रुपए दिए जाते हैं, ठीक है,
3,11,000 रुपए दिए जाते हैं। हमने 3 बिंदुओं को पढ़ चुके हैं जो करंट में चर्चा में रही हैं। अगला हमारा जो है वो है, अगली खबर है हर्बल एंटीबायोटिक। हर्बल एंटीबायोटिक ये क्या है? देखो हर्बल एंटीबायोटिक क्या है, अभी हाल ही में जो हमारा कोरोना चला था उसमें कुछ एंटीबायोटिक्स दवाओं ने कार्य करना, बॉडी में कार्य करना बेअसर कर दिया। मतलब कार्य तो कर रही थी लेकिन बहुत नाम मात्र के रूप में काम कर रही थी। तो इसी की तर्ज पर जो हमारा IMS है, इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, जो बनारस यूनिवर्सिटी है, इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस बनारस यूनिवर्सिटी का, उसने क्या किया, एक हर्बा का मतलब समझ रहे, पेड़ पौधों से बनाई गई एक औषधि तैयार की है जिसे हर्बा एंटीबायोटिक नाम दिया गया। अब वो देखिए हर्बा या हर्बल ये क्या, इसे किस किस से मिलकर बनी है? देखो हर्बा में क्या क्या शामिल किया है इन लोगों ने, ये चांदी की भस्म को शामिल किया है। अब यही पूछ लिया है, देखो PCS या ARO में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो ये पूछेगा अभी हाल ही में जो IMS BHU द्वारा हर्बा औषधि का निर्माण किया गया है उसमें किन किन पौधों का मिश्रण है या किन किन पौधों की पत्तियों का मिश्रण है। तो ये हमारा RO या PCS में पूछ सकता है, लेकिन वनडे एग्जाम में पूछेगा तो वो बस इतना पूछेगा, हर्बल एंटीबायोटिक औषधि किस यूनिवर्सिटी द्वारा तैयार की गई है, वो आपको ये याद रखना है बस। IMS BHU का मतलब बनारस यूनिवर्सिटी है, ठीक है। अब देखिए इसमें कौन कौन सी चीजें शामिल हैं। एक तो चांदी की भस्म शामिल है, जो अपना गिलोय होता है वो शामिल है, नीम की पत्तियां शामिल हैं, और कोई तुलसी का एक प्रकार होता है जिसे कृष्ण तुलसी नाम दिया जाता है। अब यूपी के अगर वाराणसी के या बनारस के तथ्यों की बात करें तो अभी हमने बताया ही है आपको, भाजी अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है, ठीक है। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पे दिया है, सारनाथ में, और सारनाथ को मैंने अभी सब पीछे बताया तो एक बार देख लेना, ठीक। अगला देखो, अगला है हाउस बोट कार्यक्रम, ठीक है। हाउस बोट कार्यक्रम ये क्या है? देखो फिर से आ रहा है कि हाउस बोट कार्यक्रम, पहले हम पार्क पढ़ चुके, सेवा, ठीक है। अब देखिए ये हाउस बोट कार्यक्रम ये क्या है? ये भी कहां पे स्टार्ट किया गया है? प्रयागराज, ठीक है, प्रयागराज। देखो हाउस बोट कार्यक्रम प्रयागराज में आरंभ किया गया है। कश्मीर में ये कार्यक्रम चलाया जाता है, मतलब झीलों के अंदर नाव चलाई जाती है। उसी तर्ज पर हमारे प्रयागराज में भी कुछ झीलों को शुभारंभित किया जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी 2025 में जो हमारा कुंभ लगने वाला है प्रयागराज में, उसकी तैयारियां जारी कर दी गई हैं। तो उसी के उपलक्ष्य में क्या कर रहे हैं, तैयारियों को लेकर हमारे यहाँ पे प्रयागराज में हाउस बोट कार्यक्रम चलाया जा रहा है, ठीक है। तो जो प्रयागराज में कुंभ लगेगा 2025 में लगेगा, उसकी तैयारियों को लेकर ये हाउस बोट कार्यक्रम आरंभ किया जा रहा है। मैंने बताया, देखो रीजन क्यों चलाया गया है, अभी मैंने बताया रीजन क्या है। 2025 में प्रयागराज में जो कुंभ लगने वाला है, ठीक है, कुंभ है भारत में 4 जगह पे प्रति 12 वर्ष बाद लगता है, ठीक है, प्रति 12 वर्ष बाद लगता है। वो भारत की 4 जगह कौन कौन सी हैं जहां पर कुंभ लगता है? पहला अपना प्रयागराज हो गया, दूसरा हरिद्वार हो गया, तीसरा उज्जैन हो गया, चौथा नासिक। तो चारों को याद रखना इनको, ठीक है, बहुत अच्छे से याद रखना। इनमें से प्रयागराज हमारा है वो गंगा यमुना और उनके त्रिवेणी संगम पर है। उज्जैन है वो हमारा क्षिप्रा नदी के किनारे है, उज्जैन है क्षिप्रा नदी के किनारे है, और नासिक हमारा गोदावरी की नदी के किनारे है, ठीक। हरिद्वार गंगा नदी के। तो पूछा जाए आपसे कि भारत में जो कुंभ लगते हैं, कुंभ मतलब 12 वर्ष बाद जो मेला लगते हैं, वो कहाँ कहाँ पे लगते हैं? 4 जगह, कौन कौन से? एक प्रयागराज रहेगा अपना जो 2025 में लगेगा, हरिद्वार रहेगा उत्तराखंड वाला, उज्जैन, ठीक है, उज्जैन ये MP वाला, नासिक ये महाराष्ट्र वाला, ठीक है। तो ये 4 जगह लगता है, ठीक। अगला, अब हम अगर इस कुंभ की बात करें तो यूपी का ये कुंभ है, यूपी का मतलब पूरा कुंभ है, वो यूनेस्को की
अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल कर लिया गया है। ठीक है, अमूर्त का मतलब ऐसी है जिसकी कोई मूर्ति नहीं होती, लेकिन कुंभ की कोई मूर्ति है नहीं, वो एक क्रियाकलाप है। ठीक है, वो एक क्रिया, एक बौद्धिक संपदा है। ठीक है, बौद्धिक संपदा है, तो इसको अमूर्त नाम दिया गया है। ठीक है, इसको अमूर्त सांस्कृतिक नाम दिया गया है और इसको 2017 में क्या कर दिया गया था, यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल कर लिया गया है। तो देखो ये हमारा क्या था, हाउस बोट कार्यक्रम था। ठीक, तो इनको बड़े अच्छे थे, वनडे एग्जाम वाले बस इतना इतना रखें, लेकिन हाँ अगर ये स्टैटिक जीके भी पढ़ लोगे तो आपको बहुत ही प्रॉफिट मिलेगा इससे, और बड़े अच्छे से नोट्स तैयार करना इसको। ठीक, तो हाउस बोट कार्यक्रम को हमने देख लिया। ठीक, अगला जो हम अपना देखने जा रहे हैं वो अगला बिंदु क्या है उसको देखते हैं। वासुदेव वाटिका। वासुदेव वाटिका, देखो वासुदेव वाटिका खबर पढ़ाने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, जैसे मैं जो पॉलिटी का धुआं धुआं सीरीज लेक्चर कार्यक्रम चल रहा है उसमें आप लोग कोई गलती भी हो जाती है तो उसके लिए आप परेशान मत होना। ठीक है, हाँ जानबूझकर कोई गलती नहीं करता, लेकिन गलती से गलती हो जाती है तो आप परेशान ना होना, क्रिटिसाइज नहीं करना। ठीक है, क्या रे ऐसा कुछ नहीं, ये नहीं होता, वो नहीं, अगले वीडियो में वो सुधार किया जाएगा, 100% सुधार किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि गलती को चलने दें, नहीं, वो गलती अगर हो भी रही है तो हम तीनों सर लोग आप वो अपनी अपनी गलतियों को सुधारने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक, तो उम्मीद एक हमारा वीडियो गलत हो गया है। ठीक है, देखिए इसको देखो, वासुदेव वाटिका। अब वासुदेव वाटिका की बात करें, ये क्यों चलाया गया, ठीक है, ये कार्यक्रम क्यों चलाया गया है, ये कहाँ चलाया गया है, क्यों चलाया गया। वासुदेव वाटिका कार्यक्रम है, अब वासुदेव मथुरा से संबंधित है, पर्यटन को बढ़ावा, अब पर्यटन, धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ये मथुरा में चलाया गया है। एक बार इसको आप पूरा देख लें। ठीक है, मथुरा में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए चलाया गया है। ठीक, अब धार्मिक पर्यटन का मतलब समझ रहे हैं, पूजा पाठ से संबंधित है, कृष्ण जी से संबंधित है। ठीक है, अब अगर हम मथुरा के कुछ तत्वों की बात करें, कुछ तथ्यों की बात करें, तो स्टैटिक जीके का पोर्शन उसको बहुत अच्छे से तैयार रखना। यहाँ से क्वेश्चन ये बनता रहता है, अगर पूछे केंद्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है, तो अपना केंद्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र है वो मथुरा में है। अगर मथुरा की बात करें तो यूपी में सर्वाधिक मेले लगने वाला जिला है, जहाँ सर्वाधिक मेले लगते हैं, इनकी संख्या लगभग में 86 मतलब 86 रहती है। और यूपी का वो जिला है जहाँ सबसे कम बारिश होती है। ठीक है, और एक जो क्वेश्चन पीसीएस में हर एक बार पीसीएस को छोड़कर हर तीसरी बार पूछ लिया जाता है, अधिकांशतः आरओ या आरओ पीसीएस, वो मुड़िया मेला के बारे में, मुड़िया मेला कहाँ लगता है। अगर पर्टिकुलर जगह का नाम दे दे तो वृंदावन है, और पूरे जिले का नाम दे दे वो भी मथुरा में है। तो देखते हैं हम इसके, देखो केंद्रीय बकरी अनुसंधान, केंद्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र हमने बताया, और मथुरा में भी ये जगह है, मखदूम में। ठीक है, मखदूम जगह है, वहां पे लगता है। और मैंने अभी बताया सबसे अधिक मेले वाला जिला यूपी का कौन सा है, मथुरा है। सबसे कम वर्षा होती है, सबसे कम वर्षा कहाँ पे होती है यूपी के अंदर, वो भी मथुरा में होती है। मुड़िया मेला, एक मुड़िया मेला लगता है वृंदावन में। ठीक है, वो भी हमारा कहाँ पे है, मथुरा में। अगर क्षेत्र वाइज पूछे तो वृंदावन। तीनों चारों स्टैटिक्स बिंदुओं को आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। ये कहाँ पे है, मथुरा में। ठीक है, मथुरा में, मथुरा में। तो देख लीजिए आप इनको। ठीक है, अगला यूपी भाषा संस्थान। ठीक है, यूपी भाषा संस्थान, यूपी भाषा संस्थान, ये क्या है, जो हमारा यूपी का भाषा संस्थान है लखनऊ वाला। ठीक है, हिंदी और संस्कृत भाषा संस्थान अलग अलग बनाए 1976 में बने गए यूपी के, लेकिन ये यूपी का भाषा संस्थान है वो कहाँ पे है, लखनऊ में। अभी हाल ही में इसके तहत कुछ कवियों को अवार्ड दिए गए हैं। उन अवार्डों का नाम क्या है, देखो, गोपाल दास नीरज स्मृति अवार्ड। ये कुछ कवियों का मतलब 5 कवियों को ये अवार्ड दिया गया है। और कवियों से मतलब व्यंग्यकार होते हैं, हास्यकार कवि होते हैं, व्यंग करते रहते हैं, उन कवियों को दिया गया है। वो 5 कवियों के नाम और वो किस क्षेत्र से संबंधित हैं उनको याद रखना है। ठीक है,
देखो पहला क्या है, पहला पंकज निशासी, ये दोनों सम्मिलित रूप से कहाँ के हैं, लखनऊ के रहने वाले हैं। अगला डॉक्टर प्रभांशु कुमार, ये कहाँ के रहने वाले हैं, प्रयागराज के, ठीक है, प्रयागराज के। कृष्ण कुमार कनक, ये फिरोजाबाद, फिरोजाबाद की एक हम विशेषता बता दें आपको, ये फिरोजाबाद विश्व विख्यात कांच का औद्योगिक शहर है, विश्व विख्यात कांच का औद्योगिक शहर है, जहां कांच का पूर्णतः उद्योग होता है, चूड़ियां बूड़ियां बनती है कांच की, जो भी काम कांच का काम है वो यही होता है, ठीक है। वेद मित्र शुक्ला, वेद मित्र शुक्ला ये कहाँ पे है, बहराइच के रहने वाले हैं। तो 5 अवार्ड ये वितरित किए गए हैं, कौन सी किसके, युवा कवियों को, ठीक है, युवा कवि हैं। अवार्ड का नाम क्या है, गोपाल दास नीरजा स्मृति सम्मान। अभी हमने क्या बताया है, यूपी का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है, यश भारती, कौन सा है अभी बताया, यश भारती, यश भारती। तो ये कब चालू हुआ था, स्टार्ट किया गया था 1994 में, किसके द्वारा, मुलायम जी के द्वारा, जी के द्वारा आरंभ किया गया था, ठीक है। लेकिन अभी इसको बंद करने की बात की जा रही है, अब देखते हैं क्या वो बंद होता है या नहीं। और यहीं पे हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है सर्वोच्च खेल सम्मान, सर्वोच्च खेल सम्मान वो कौन सा बताया था, एक लक्ष्मण वाला, लक्ष्मण ये लड़कों के लिए होता है, और रानी लक्ष्मीबाई, लक्ष्मीबाई ये लड़कियों के खेल। मैंने बताया कि ये 3 सालों तक लगातार अच्छा प्रदर्शन जो खेल में करते हैं उन लोगों के लिए ये खेल अवार्ड दिए जाते हैं। तो ये कवियों का अवार्ड है और ये हमारे यूपी से संबंधित अवार्ड है, ठीक। अगला देखो, अगला हम अपना बिंदु बताने से पहले एक बात आपको बता दें कि हमारे यहाँ जो ऑफलाइन में बैच चल रहे हैं उनकी टाइमिंग को लेकर आज हम थोड़ी चर्चा कर रहे हैं, उसके बाद आके एक बिंदु बताएंगे। देखो मॉर्निंग में हमारा ऑफलाइन बैच जो चल रहे हैं उनकी बात कर रहा हूँ, सुबह 7 बजे से 10 बजे तक हमारा आरओ एआरओ या पीसीएस का बैच चल रहा है, पीसीएस, ठीक है, आरओ एआरओ या पीसीएस का बैच चल रहा है। फिर 9 बजे से, मॉर्निंग में ही 9 बजे से 12 बजे तक ये हमारा पुलिस प्लस पैट का बैच आरंभ है। इवनिंग में हमारा 3 से 6 बजे तक पुलिस का बैच अभी जल्द ही शुरू किया गया है, 2-4 दिन हुए हैं, ठीक। तो जो भी व्यक्ति हों इच्छुक वो देख लें आके यहाँ पे, और आपको वीडियो तो मिल रही है, उस हिसाब से आपको पता पड़ रहा होगा कि स्टैंडर्ड क्या रहता होगा, ठीक है, अपने अपने लेक्चरों का या अपने अपने जो वीडियो उपलब्ध कराए जा रहे हैं उनका। तो अगली हम अपनी खबर देखेंगे, उसको देखते हैं। चूका बीच, ये चर्चा में क्या है, चूका बीच ये वही बीच हैं जो गोवा वाला बीच होता है, समुद्र तट पर देखा होगा लोग रेत में लेटे रहते हैं, उस बीच की बात की गई है। ये बीच अपने यूपी में भी एक जगह बन गया है, जो शारदा नदी है, शारदा नदी शारदा नहर और उस शारदा नहर का बांध है, उसके बीच में एक जगह बन गई है, लेकिन स्थायी रूप से नहीं बनी कि हमेशा हमेशा ये बीच रहे, नहीं, थोड़े अस्थायी रूप से बन गया है, कुछ दिन बाद खत्म भी हो जाएगा। तो देखो चूका बीच की अगर हम बात करें तो ये कहाँ पे, पीलीभीत, अपना जिला है पीलीभीत, और नेपाल के बॉर्डर पर शारदा नहर के शारदा नहर प्लस उस नहर के बांध के मध्य में ये बन गया है। अगर हम पीलीभीत की बात करें तो पीलीभीत क्यों प्रसिद्ध है यहाँ पे, इसके बारे में देखो बात करें तो ये है कि यहाँ पे एक अपनी सब इम्पोर्टेंट नदी है, जो किसी पहाड़ या पठार से ना निकलकर एक झील से नदी निकलती है, वो उसका नाम है गोमती नदी। तो गोमती नदी यूपी के जो पीलीभीत में एक फुलहर झील है, उसी झील से निकलती है, और ये गंगा में जाकर गाजीपुर में गंगा से अपना मिलन कर लेती है। तो देखो हम बात करते हैं गोमती नदी की बात करें तो गोमती नदी ये पीलीभीत में एक झील है, फुलहर झील, इसी पीलीभीत की फुलहर झील से निकलती है कौन सी,
गोमती नदी। अब इस गोमती नदी के किनारे यूपी के कुछ शहर बसे हुए हैं, जैसे लखनऊ है, उसके बाद सुल्तानपुर है और जौनपुर है। ठीक, तो ये 3 शहरों को याद रखना, ज़्यादा अधिकांशतः वो इन्हीं शहरों को पूछ लेता है आगे पीछे करके। और अगर हम बात करें इस गोमती नदी का गंगा में संगम कहाँ पे होता है, तो गाजीपुर का एक सैदपुर है, गाजीपुर जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है लास्ट में बलिया साइड, मतलब बिहार की तरफ पड़ता है उसमें, तो वहाँ एक सैदपुर जगह है, उस सैदपुर में हमारी गोमती क्या कर जाती है, गंगा में मिल जाती है। ठीक है, ये चूका बीच था। अगला हम देख रहे हैं, अगला वैदिक थीम पार्क। ठीक है, वैदिक थीम पार्क। वैदिक से मतलब यहाँ आप समझ रहे होंगे कि ये उस समय की चर्चा की जा रही है जब हमारा वैदिक काल आरंभ था। वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, हिस्ट्री के समय, इतिहास के समय, प्राचीन इतिहास में, तो उस समय इन वेदों में कुछ पेड़ पौधों की बातें की गई जो इम्पोर्टेंट, बहुत अच्छे पेड़ पौधे थे जिनकी पूजा भी की जाती थी, उन पेड़ पौधों की बात की गई है। तो उन्हीं पेड़ पौधों की तर्ज पर क्या करना है, देखो, वेदों से प्रेरित होकर प्राचीन विरासत का निर्माण कर पौधे निर्माण करना, और वो निर्माण कैसे किया जाएगा, पौधे लगाकर। ठीक है, पौधे लगाकर किया जाएगा, मतलब जो वेद हैं उनमें हम उनका अध्ययन करेंगे, उनके अध्ययन के बाद, ठीक, उनके अध्ययन बाद कौन कौन से पेड़ों की बात की गई है उन समय में, तो वो पेड़ आज भी हमारे लिए कारगर साबित हों। ठीक है, विरासत के, सांस्कृतिक विरासत के रूप में। ठीक, तो इसीलिए ये वैदिक थीम पार्क योजना चलाई गई, और पहली बार इसको कहाँ पे आरंभ किया गया है, नोएडा में आरंभ किया गया है। ठीक है, नोएडा में आरंभ किया गया है। तो ये हमारा नोएडा में पहली बार पूरे भारत में हो रहा है। अब इसके लिए राशि कितनी रखी गई है, राशि है वो 27 करोड़ रखी गई है। अगला, अब इस नोएडा के बारे में अगर हम कुछ तथ्यों की बात करें तो देखो, नोएडा में पिछली बार हमने बताया था कि जो नॉलेज पार्क है वो हमारा नोएडा में है, टॉय सिटी नोएडा में है। ठीक, तो उसी तरह से कुछ ये स्टैटिक जीके का पार्ट है, उसको देख लीजिए। जैसे कोशिकीय एवं निवारण अबुर्ध शास्त्र। ठीक है, अबुर्ध शास्त्र, ये केंद्र कहाँ पे है, हमारा नोएडा में। अगला, नाइट सफारी पार्क, ये नाइट सफारी पार्क है, एक लाइन सफारी पार्क है, लाइन सफारी पार्क। ठीक है, ये लाइन सफारी पार्क है, वो हमारा कहाँ पे है, इटावा में। ठीक है, वो कहाँ पे है, इटावा। लेकिन नाइट सफारी, यहाँ लॉइन है, शेर वाला है, ये नाइट वाला है, नाइट सफारी पार्क, ये भी हमारा कहाँ पे, नोएडा में। एक बीबी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट, श्रमिक इंस्टीट्यूट, वो भी हमारा कहाँ है, नोएडा में। और लास्ट करंट में हमने इसको बताया था आपने, पृथला ब्रिज। ठीक है, पृथला ब्रिज एक ऐसा मनमोहक ब्रिज बनाया गया है जहां पर्यटक लोग बहुत तेजी से दौड़कर अपना मतलब जा रहे हैं, उसको देखने के लिए जा रहे हैं, और बहुत अच्छा है, ये मनमोहक है। ठीक है, तो ये आज के हमारे पॉइंट थे। ठीक, आज के जो 10 बिंदु थे वो हमने देख लिए हैं, एक बार पुनः इनको देख लो। देखो, पहला हमारा वाटर मेट्रो सेवा है, कहाँ चला है, वाराणसी में, कोच्चि की तर्ज पर चला है। अब वाराणसी से संबद्ध बिंदु हैं वो हमने देख लिए हैं। अगला हमारा क्या है, अगला है अन्नपूर्णा मॉडल योजना। अन्नपूर्णा मॉडल योजना को मैंने बता दिया, ऐसी राशन की दुकानें जहां तक आम जन की पहुंच आसान होती है उन्हें अन्नपूर्णा योजना कहते हैं। यूपी में सर्वाधिक ये सफल कहाँ पे है, बरेली में है। अगला है नट्टी विलेज और डिजी स्वास्थ्य, ये दो हमारे स्टार्टअप हैं जो अभी हाल ही में अवार्डों से सम्मानित किए गए हैं। कौन सी लैब के द्वारा, कौन सी संस्था द्वारा, लैब नेशनल इनोवेशन डायलॉग संस्था द्वारा। ठीक है, हर्बल एंटीबायोटिक, ये क्यों बनाई गई है, जो हमारी IMS BHU यूनिवर्सिटी है उसने बनाई है, क्योंकि कोरोना के समय में क्या हुआ था, कुछ दवाइयाँ एंटीबायोटिक थी वो बेअसर हो रही थी, उस
को उसके लिए मतलब उसी की तर्ज पर ये बनाई गई है। ठीक है। अगला हाउस बोट कार्यक्रम। हाउस बोट कार्यक्रम कहाँ पे चलाया गया है? वाराणसी में चलाया गया है। कश्मीर की झीलों की तर्ज पर क्यों चलाया? क्योंकि 2025 में यहाँ पे क्या लगने वाला है? कुंभ का मेला लगने वाला। 4 जगह हमने कुंभ के मेले देख लिए। कहाँ कहाँ पे हैं? उज्जैन है, नासिक है, हरिद्वार है और हमारा प्रयागराज है। ठीक है। अगला हमने वासुदेव वाटिका। वासुदेव वाटिका का मतलब क्या है कि धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई, मथुरा में की गई। मथुरा से संबंधित तथ्य आपको हमने बता दिए हैं। यूपी का भाषा संस्थान। यूपी भाषा संस्थान की अगर हम बात करें तो देखो ये लखनऊ में है, लेकिन इसने अभी हाल ही में क्या किया है, 5 युवा कवियों को गोपाल दास नीरज स्मृति अवार्ड दिया है। पिछले लास्ट लेक्चर में हमने इससे संबंधित जैसे सुरभि पादप अनुसंधान केंद्र या सुगंधित पौधे अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है, विश्व विज्ञान अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है, या औषधि अनुसंधान केंद्र कहाँ पे, ये हमने लास्ट वीडियो में इनके जो स्टैटिक पोर्शन था वो देख लिया है। एक टॉर्च का निर्माण होता है वो भी लखनऊ में ही होता है। अगला चूका बीच। चूका बीच के बारे में हमने पढ़ा, ये कहाँ पे है? पीलीभीत और नेपाल के बॉर्डर पे जो शारदा नहर है, उन शारदा नहर प्लस उसके बांध के मध्य में ये बीच है, अस्थायी बांध है। ठीक है। अब पीलीभीत से संबंधित हो गोमती नदी का आपने देखा, हमने चर्चा की है। अगला वैदिक थीम पार्क। वैदिक थीम पार्क का मतलब जो हमने 4 वेद थे, उन वेदों के अकॉर्डिंग, वेदों को पढ़ने के बाद उस समय कौन कौन से पौधों की बात की जा रही थी वेदों में, उन्हीं के अकॉर्डिंग अब फिर से ये थीम पार्क लगाया जाएगा। नोएडा में पहली बार लगाया जा रहा है। ठीक है। तो अभी हम जो लास्ट किए हैं, लास्ट वाले जो क्वेश्चन किए थे पिछले 1 से 10 जुलाई वाले में, उसको एक बार रिवीजन करेंगे हल्की नज़र में और तुरंत रिवीजन करेंगे। तो देखते हैं उसको। ठीक है। आगे देखते हैं जो लास्ट हमने रिवीजन, लास्ट जो 1 से 10 जुलाई वाला लास्ट वीक हमने जो करेंट किया था, उस वीक के जो कुछ क्वेश्चन थे उनके बारे में देखते हैं। ठीक है। उनके बारे में देखेंगे हम। देखो 1 से 10 जुलाई वाले में पहला हमारा पॉइंट था दीदी शक्ति अभियान। शक्ति अभियान, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को भी ये तैयार होगा। ये दीदी शक्ति अभियान क्यों चलाया गया था, मैंने बताया था। दीदी शक्ति अभियान है ये नोएडा की जो पुलिस कमिश्नर थी लक्ष्मी सिंह, उनके नेतृत्व में चलाया गया था। ठीक है। उनके नेतृत्व में चलाया गया था और प्रत्येक चाहे गांव की महिला हो चाहे शहर की महिला हो, उसकी देखभाल के लिए, मतलब ठीक है, उसको सुरक्षा देने के लिए, ठीक है, ये इसलिए चलाया गया था। तो शक्ति दीदी, और ये किसके तहत चलाया गया था? मिशन शक्ति के तहत। किसके तहत? मिशन शक्ति के तहत। मिशन शक्ति। और मिशन शक्ति कब चला है? 2021 में। ठीक है। ये पहली हमारी थी ये दीदी शक्ति अभियान। किसके नेतृत्व में? ठीक है, जो लक्ष्मी सिंह थी पुलिस कमिश्नर, उनके नेतृत्व में। शॉर्ट में देखेंगे, जल्दी खत्म कर लेंगे। आप लोगों को उम्मीद है कि ये याद होना चाहिए पॉइंट। ठीक। अगला हमारा रहा था टेस्टिंग लैब। ठीक है, टेस्टिंग लैब। अब जो हमारे यूपी में कुछ टेस्टिंग लैब, मतलब कृषि विश्वविद्यालय, 3 प्रकार के कृषि विश्वविद्यालय, एक तो डीम्ड कृषि विश्वविद्यालय, राजकीय कृषि विश्वविद्यालय, केंद्रीय विश्वविद्यालय। इनके तहत इन विद्यालयों में कुछ में टेस्टिंग लैब चलाई गई। वो क्यों चलाई गई थी? एक तो जैविक उत्पादों की जांच के लिए, जैविक उत्पाद और प्राकृतिक उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए। अब जैविक उत्पाद हमने बताए थे, याद करो थोड़ा, अगर आपको थोड़ा भी अगर पढ़ा होगा तो प्राकृतिक जैविक उत्पाद क्या होते हैं? ऐसे उत्पाद जिनमें बिना कीटनाशकों और उर्वरकों का प्रयोग किया जाए, मतलब कीटनाशक और उर्वरकों का प्रयोग नहीं किया जाए, ऐसे उत्पादों को हम जैविक उत्पाद कहते हैं। ठीक है। तो हमने देखा था हमारा पहला कृषि विश्वविद्यालय, देखिए ये भी हमने पॉइंट पढ़ा था कि जो पहला कृषि विश्वविद्यालय है यूपी का, उस समय ठीक है, उत्तराखंड के पंतनगर
पंतनगर नाम से, ठीक है, पंतनगर नाम से, ठीक है, बनाया गया था। उत्तराखंड का एक ऊधमपुर जिला था, ऊधमपुर जिला, ठीक है। तो ये हमने लास्ट देखा था पहले टेस्टिंग लैब, ठीक है। अगले की अगर हम बात करें तो देखिए, अगली हमारी योजना थी वो थी पृथला ब्रिज, जो अभी चर्चा की है हमने, पृथला ब्रिज, ठीक है। पृथला ब्रिज क्या था? ये एक इतनी मनमोहक योजना है यूपी सरकार की। योजना भी योजना कुछ नहीं है, एक पुल को इतनी अच्छे से बनाया गया है कि जहां लोग सेल्फी लेने के लिए, उसको देखने के लिए दौड़ लगा रहे हैं, ठीक है। तो उम्मीद अगर जो आसपास के लोग हों या जो नोएडा जा सकते हैं वो देखें, या अपने यूट्यूब या गूगल पे डाल के देख लीजिए, ठीक है। तो ये पृथला ब्रिज अभी चर्चा में आया था, ये कहाँ पे चला है, बनाया गया है नोएडा में, इसको हमने देखा था, ठीक। और आगे अगर हम बात करें अगली अपनी योजना की, तो वो थी वंदे भारत ट्रेन, ठीक है। वंदे भारत ट्रेन है, मोदी जी द्वारा इसको क्या किया गया था, कहां से, गोरखपुर से इसे हरी झंडी दिखाई गई थी, लेकिन ये कहां तक जानी थी, लखनऊ तक जानी थी, लखनऊ, ठीक है, लखनऊ तक जानी थी। इसके मध्य में 4 स्टेशन आएंगे, ठीक है, 4 स्टेशन आएंगे, और सॉरी जिले 4 आएंगे, लेकिन स्टेशन इसके मध्य में कितने आएंगे, स्टेशन आएंगे वो 7 आएंगे, ठीक। और हमने बताया था कि यूपी में पहली जो ट्रेन चलाई गई थी वो कब चलाई गई थी, ठीक, 1859 में चलाई गई थी। और यूपी ही भारत का सबसे लंबा रेल प्रणाली में राजमार्ग वाला, जो यूपी में जो रेल की पटरियां हैं वो सर्वाधिक लंबी है, मतलब सबसे लंबे मार्ग हैं वो कहाँ पे हैं, यूपी में ही, ठीक है। और अगला हमारा जो बात थी वो थी थारू जनजाति के बारे में, थारू जनजाति, थारू जनजाति के बारे में मैंने बताया था। इस थारू जनजाति के लिए अभी हाल ही में एक संग्रहालय बनाया गया, वो किस जिले में बनाया गया है, बलरामपुर में। कहाँ पे बनाया गया है, बलरामपुर में। अब थारू की बात आई है तो भाई इसके बारे में थोड़ा मैं भी रिवीजन करा दे रहा हूँ। कहाँ पे पाई जाती है, गोरखपुर में पाई जाती है, ठीक है। कहाँ पाई जाती है, गोरखपुर में पाई जाती है, तराई वाले क्षेत्र में। दिवाली को ये शोक के रूप में मनाते हैं, दिवाली को कैसे मनाते हैं, शोक पर्व के रूप में ये मनाते हैं, ठीक है। और इसमें क्या है, बदला विवाह प्रथा प्रचलित है, प्रथा प्रचलित है। इनका मुख्य भोजन हमने बताया था, मुख्य भोजन क्या है, मुख्य भोजन चावल है, ठीक है, चावल। तो ये देखो थारू जनजाति, फिर ये इसके लिए विकास कार्यक्रम चलाया गया था, ठीक, 2 अक्टूबर 1980 को। और इसके लिए विश्वविद्यालय भी बनाया गया, वो कहाँ बनाया गया था, लखीमपुर खीरी में। कहाँ पे, लखीमपुर खीरी। और लखीमपुर खीरी की बात करें तो लखीमपुर खीरी अपने यूपी का सबसे बड़ा जिला है, सबसे बड़ा जिला है। और सबसे छोटा फिर कौन सा है, सबसे छोटा हापुड़ है। कौन सा है, हापुड़, ठीक है। तो ये हमारा थारू जनजाति से संबंधित था, ठीक। और अगली हमारी बात करें वो था सोलर संचालित नौका, सोलर संचालित नौका, ठीक है। ये कार्यक्रम हमने बताया था, ये कार्यक्रम, ठीक है। तो ये कार्यक्रम है हमारे 17 जो नगर निगम हैं, 17 नगर निगमों में स्टार्ट किया गया था। जो 17वां नगर निगम है सबसे नया है शाहजहांपुर है, ये सबसे नया नगर निगम बना है, ठीक है। 17 नगर निगमों में चलाया गया है। अब देखो वाटर से संबंधित आया था तो हमने ये क्या नाम है, 17 नगर निगमों, 17वां नगर निगम ये है
सौर संचालित नौका है, सौर संचालित नौका है। अब देखिए सत्रह नगर निगम, ठीक है, तो ये हमने बताया था। एक भारत में जो जल शक्ति मंत्रालय बना, जल शक्ति मंत्रालय, वो 2019 में हमने बताया था। इसी के तहत दो योजनाएं भी चलाई गई थी, वो आप देख लेना कौन कौन सी योजनाएं थी। एक हमने बताया था कैच द रेन अभियान, ठीक है, ये कहाँ से चलाया गया था, ठीक है, ये देखना आप अपने हिसाब से, मैंने बताया था, ठीक। और अगली कोई हमारी वो रह गई, एक मिनट, ठीक, एक योजना रह गई हमारी, वन टैप वन ट्री, ये वाली योजना थी, वन टैप वन ट्री, एक नल एक वृक्ष योजना, ठीक है, ये योजना रही। ये मतलब इसका उद्देश्य क्या था, जो ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की समस्या बढ़ती जा रही है, उस पेयजल की समस्या को समाप्त करने के लिए वन टैप वन ट्री योजना चलाई गई थी, ठीक है। तो आप एक हमने क्वेश्चन और बताया था जो हम भूल गए थे, अभी इसको भी रिवीजन कर लो, गंगा नदी के बारे में, ठीक है। तो जो यूपी का प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है, उस नियंत्रण बोर्ड ने क्या बताया था, अपना सर्वे किया था और देखा था कि गंगा नदी जहां हमारा बिजनौर में प्रारंभ करती है और बलिया में बाहर निकलती है, तो वहां पे सबसे ज्यादा जो गंगा नदी प्रदूषित हुई है वो किस शहर में हुई है, वो हमने कहाँ बताई थी, कानपुर में, ठीक है। वो कहाँ थी, कानपुर में, ठीक है, वो कहाँ बताई थी, कानपुर में। अब यूपी का प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कब बना था, 1982 में, ठीक है, 82 में बना था। यहीं पर हमने एक शब्द और बोला था, बीओडी का फुल फॉर्म आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, ठीक है, और इसका कार्य भी लिखेंगे, ये क्यों, ये क्या है, इसका कार्य भी, इसका फुल फॉर्म और इसका कार्य लिखेंगे। तो ये हमारे कुछ बिंदु थे जो पुराने लेक्चर में थे, उनको आज हमने रिवीजन कर लिया है। तो अब देखिए आज के बिंदु और कल के बिंदुओं को मिलाकर आप अपना रिवीजन करें, अच्छे से पढ़ें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू, धन्यवाद।